प्रिय विद्यार्थियों, हम कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का पाठ नंबर 1 स्थिर विद्युत की पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो हमने अच्छी तरह से समझी थी और उसे ज्ञात भी कर लिया था। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने उसको याद भी कर लिया होगा। अब हम आज पढ़ने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब हम आगे पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो ये हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सीधी सी बात है कि जब हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है, यानी कि माना कि हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव AB है जिसके ध्रुवों पर आवेश प्लस माइनस Q है और बीच की दूरी 2a है, यानी कि हमारे पास, देखो ध्यान से, हमारे पास बिंदु A और बिंदु B है। बिंदु A पर प्लस Q आवेश और बिंदु A पर प्लस Q आवेश है और बिंदु B पर माइनस Q आवेश है, और इसके बीच की दूरी जो है वो 2a, यानी कि A से लेके और B तक की दूरी आपके पास कितनी है? AB बराबर 2a है। इसका मध्य बिंदु जो है बिंदु O है। इस मध्य बिंदु से निरक्ष पर स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। ये बिंदु P स्थित है और दूरी कितनी हो गई? स्मॉल r। तो मैं लिख सकता हूं OP बराबर स्मॉल r। यहां पर हमें विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष हो गया है, निरक्षीय बिंदु P पर विद्युत द्विध्रुव की कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके बाद हम अब आगे बढ़ने वाले हैं। हम क्या करेंगे कि प्लस Q से बिंदु P की दूरी कितनी है? तो यहां पर मैं प्लस Q से बिंदु P की दूरी को R1 लगा सकता हूं और इस बिंदु B से यहां तक की दूरी को मैं लगा सकता हूं R2। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो R1 और R2 यानी कि AP बराबर BP बराबर R1 बराबर, यानी कि R1 बराबर R2, और आप चाहो तो इसको X लिख सकते हो। देखो ध्यान से, दोनों ही त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम है, और सर्वांग सम है इस वजह से क्या हो जाएगा? दोनों ही त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होगी, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर। तो R1 बराबर R2, जिसको मैंने क्या मान लिया? X मान लिया। अब हम इससे आगे बात करते हैं। प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा धनात्मक आवेश से अभिष्ट बिंदु की ओर होती है, इसलिए मैंने लिख दिया इसको EA लिख दिया, EA वेक्टर। ध्यान से समझना। उसके बाद EA का मान अगर मैं निकालता हूं तो आपको पता होना चाहिए KQ/R² होता है। तो मेरे पास EA बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/x का स्क्वायर, क्योंकि यहां पर दूरी कितनी है? R1 बराबर भी x है और R2 बराबर भी x है। इस वजह से मेरे पास EA का परिमाण आ जाता है। उसके बाद माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो होगी माइनस आवेश की तरफ, अभिष्ट बिंदु से माइनस आवेश की तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वो हो जाएगी मेरे पास, यहां पर लिख देता हूं R2 बराबर, इसको लिख देता हूं मैं R2, ठीक है, बराबर x, ये वाली दूरी। और यहां पर हो जाएगी आपके पास EB वेक्टर, और EB वेक्टर जो है वो आपके पास हो जाएगी EB बराबर KQ अपॉन, किसी भी बिंदुवत आवेश के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है KQ/R²। तो यहां पर होगी KQ अपॉन, K मतलब 1/4πε0 और Q/x²। अगर तुम इन दोनों को ध्यान से देखो तो तुम्हारे पास आएगा EA बराबर EB बराबर 1/4πε0 Q/x²। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी और नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैं आगे बात करता हूं।
अगर मैं अब पूरे ही विद्युत द्विध्रुव के कारण यहां पर तीव्रता की दिशा के बारे में बात करूं या परिमाण के बारे में बात करूं, तो दो आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करनी पड़ेगी। और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी आपके पास दोनों के सदिश योगफल के बराबर। अध्यारोपण का सिद्धांत अगर मैं बात करूं, अध्यारोपण का सिद्धांत होता है E वेक्टर बराबर EA वेक्टर, सभी आवेशों के कारण लगने वाले विद्युत क्षेत्रों का सदिश योगफल, तो EA वेक्टर प्लस EB वेक्टर। तो सीधी सी बात है कि यहां पर मैं परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश संयोजन समांतर चतुर्भुज नियम का इस्तेमाल करने वाला हूं। तो मेरे पास आ जाएगा समांतर चतुर्भुज नियम। देखो ध्यान से, ये आपका इसके समांतर खींचोगे आप और इसके समांतर खींचोगे तो आपके पास समांतर यहां पर आएगा। ये आपका विकर्ण आएगा जो आपका E वेक्टर को दर्शाएगा, ये वाला, ये विकर्ण। और इसके बीच का कोण अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूं तो ये वाला कोण कितना होगा, थीटा। और ये भी परिमाण का सूत्र मैं बताता हूं, R बराबर अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, 2PQ cos थीटा। तो R बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ये आपका कक्षा 11 का सदिश संयोजन का समांतर चतुर्भुज नियम है। और इसमें परिमाण ऐसे ही निकालते हैं, P और Q के बीच का कोण, P वेक्टर और Q वेक्टर के बीच का कोण थीटा माना जाता है। यहां पर P जो है EA है, Q जो है आपका EB है और थीटा जो है वो आपका 2 थीटा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं P को तो लिखूंगा मैं EA, Q को लिखूंगा मैं EB और थीटा को लिखूंगा मैं 2 थीटा। तो मेरे पास आ जाएगा परिणामी, तो R मेरे पास आ जाएगा E। तो आप देखो E बराबर अंडर रूट EA का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर प्लस 2EA EB cos 2 थीटा। आप देखो ध्यान से, यहां EA बराबर क्या है, EB, इसलिए EB की जगह पर EA लिख दूंगा। तो मेरे पास आएगा, हाँ तो देखो अब मैं ये मान रखने वाला हूं EA की जगह, EB की जगह पर EA। तो मेरे पास आ जाएगा E बराबर अंडर रूट EA का स्क्वायर प्लस EA का स्क्वायर प्लस 2EA EA और cos 2 थीटा। देखो ध्यान से, EB की जगह पर मैंने रख दिया EA। आप देखो ध्यान से, हाँ जुड़ जाएंगे तो EA स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 2EA का स्क्वायर प्लस 2 गुणा होगा तो EA स्क्वायर और cos 2 थीटा। आप देखो कॉमन आ जाएगा, तो जैसे ही मैं कॉमन लेता हूं, देखो ध्यान से, जैसे ही मैं कॉमन लेता हूं मेरे पास आ जाएगा 2EA स्क्वायर और यहां बचेगा 1 प्लस cos 2 थीटा। आपने कक्षा 11 में फिजिक्स में भी और त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा, 1 cos 2 थीटा बराबर 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपको पास 1 इधर आएगा तो cos 2 थीटा प्लस 1 बराबर होगा 2 cos स्क्वायर थीटा। ये वाला ये सूत्र यहां अप्लाई कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा E बराबर 2EA का स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो आप देखो ध्यान से, मैं यहां पर इसको मिटाने वाला हूं। तो जैसे मैं यहां पर मिटाता हूं तो मेरे पास आ जाएगा अगली स्टेप E बराबर हो जाएगा 4EA का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, वर्गमूल हो जाएंगे तो E बराबर हो जाएगा 2EA cos थीटा। इससे पहले EA का मान हम पहले निकाल चुके हैं और वो मैं बता चुका हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर। तो मैं यहां रख रहा हूं, तो E बराबर 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा Q अपॉन x स्क्वायर और cos थीटा। समीकरण नंबर 1 देता हूं, cos थीटा का मान ध्यान से देखो, इस वाले समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज AOP में, समकोण त्रिभुज AOP में
cos थीटा बराबर समकोण त्रिभुज AOP में cos थीटा बराबर क्या होगा, ध्यान से देखो। तो वो तुम्हारे पास आ जाएगा, थीटा के सामने वाला ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो ये आधार जो है आपका स्मॉल a और कर्ण जो है वो x है। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो a अपॉन x यहां मान रखने वाला हूं मैं। तो मेरे पास आ जाएगा e बराबर 2 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन एक्स स्क्वायर और a अपॉन x। ध्यान से देख लो इसको ढंग से। जैसे ही मैंने यहां पर 2 इंटू 2 4 हो गए और e a का स्क्वायर, तो आपके पास जाएगा 4 e a का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। वर्गमूल करेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, e a स्क्वायर e a हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा का मतलब कोस थीटा हो गया। अब e a का मान जो पहले निकाल चुके हैं वो यहां पर रख देते हैं। तो 2 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन एक्स स्क्वायर कोस थीटा, ये आपके पास हो जाता है। इसके बाद cos थीटा का मान समकोण त्रिभुज से हम निकाल लेंगे। तो इस वाले समकोण त्रिभुज से हम निकालेंगे cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, यानी कि a बटा x। ये वाला मान मैं यहां पर रख दूंगा। तो मेरे पास आएगा e बराबर 2 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन एक्स स्क्वायर a बटा x। अब इसको व्यवस्थित जमाते हुए हल कर लेते हैं। मिटा रहा हूं मैं, देख लो, स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो ले लेना बाद में, पूरा खाली छोड़ दिया मैंने। अब मिटा रहा हूं मैं। तो आपके पास आ जाएगा आगे e बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 को इसके साथ ले रहा हूं मैं, 2a बटा x की घात 3। ध्यान से देखो, 2a बराबर होता है p द्विध्रुव आघूर्ण। तो मेरे पास आ जाएगा e बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन x की घात 3। अब x की घात 3 है तो x भी हमने अपनी मर्जी से माना था, x का मान यहां से निकाल लेंगे। तो यहां पर मैं x का मान निकाल लेता हूं। x बराबर त्रिभुज AOP, त्रिभुज AOP में x बराबर क्या होता है सब, एक्स स्क्वायर बराबर होगा आर स्क्वायर प्लस, देखो ध्यान से, x ये रहा आपका x कर्ण, ये आपका आधार और ये लंब। तो आपके पास हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर। तो x बराबर लिख सकते हो तुम अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसकी घात आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात है 1/2 और यहां कितनी है 3। तो अब हम मान रख देते हैं x का। तो जैसे x का मान रखेंगे हमारे पास घात कितनी बन जाएगी, 3 इंटू 1/2 बराबर कितनी हो जाएगी, 3/2। तो आपके पास हो जाएगा e बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा x का मान रख रहा हूं मैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात, सॉरी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 3/2। अब यहां लिख देता हूं मैं, यहां a, देखो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, अत्यल्प दूरी पर रखे गए दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों का द्विआवेश निकाय। तो अत्यल्प दूरी का मतलब हो गया a इज वेरी वेरी लेस देन r। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लगभग बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जोड़ रहे हैं हम ए स्क्वायर को। तो यहां पर हो जाएगा आर, यह पूरा ही बन जाएगा आर स्क्वायर इसकी जगह पर। तो 2 से 2 कट जाएंगे, आर की घात 3 आएगी। तो e बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r की घात 3। ये तो रहा न्यूमेरिकल करने के लिए ये सूत्र ही काम आएगा, जिसे हम बोलते हैं e निरक्ष। लिख सकते हैं संकेत e निरक्ष, उसको हम e अक्ष लिखते थे, इसको हम e निरक्ष लिख सकते हैं। देख लो, अब हम सदिश रूप निकालते हैं। तो सदिश रूप निकालने के लिए यहां पर लगा देता हूं मैं, ध्यान से देखो, इस जगह पर मुझे कोई बताएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस तरफ है, इधर, और माइनस से प्लस की ओर होती है पी कैप। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस तरफ है, पी कैप इस तरफ है। तो यहां पर तीव्रता की दिशा लगाएंगे तो आ जाएगा ई सदिश रूप ई वेक्टर या ई निरक्ष वेक्टर। ई निरक्ष वेक्टर बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब। और
देखो तीव्रता की दिशा किस तरफ है, इस तरफ, तो ए बी कैप, तो यहां लिख दूंगा मैं ए बी कैप, और ए बी कैप इस तरफ है, और पी कैप द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इस तरफ है, यानी कि ए बी कैप किसके बराबर होगा, माइनस पी कैप के बराबर होगा। तो ए बी कैप बराबर लिख सकता हूं मैं माइनस पी कैप। तो जैसे ही मैं ए बी कैप की जगह पर माइनस पी कैप लिखता हूं, तो मैं पहले यहां से मिटा देता हूं, मिटाने के बाद आगे बढ़ रहा हूं मैं। जैसे ही मैं यहां पर ए बी कैप की जगह पर माइनस पी कैप लिखता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा ई निरक्ष बराबर 1/4πε0 पी अपॉन आर की घात 3 और माइनस पी कैप। ई निरक्ष वेक्टर बराबर, माइनस को आगे ले रहा हूं, 1/4πε0 पी कैप बटा आर क्यूब। सभी जानते हैं पी कैप बराबर होता है पी वेक्टर। आपको याद हो तो ए वेक्टर बराबर होता है ए मोड ऑफ ए, 11 में पढ़ा था, परिमाण ए का और ए कैप, तो पी कैप बराबर पी वेक्टर। तो सूत्र बन जाता है ई निरक्ष वेक्टर बराबर -1/4πε0 पी वेक्टर बटा आर क्यूब। ये आपका सदिश रूप बन जाता है। तो इस तरीके से हम विद्युत द्विध्रुव द्वारा, इस तरीके से हम क्या करेंगे, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे निरक्षीय बिंदु पर। और ध्यान रखना, निरक्षीय बिंदु पर दिशा इस तरफ आती है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में होता है, इसलिए दोनों की, यहां पर पी वेक्टर है, सूत्र में पी वेक्टर है, इधर तीव्रता है, तो दोनों की दिशा परस्पर क्या रहती है, विपरीत, इसलिए ये चिन्ह जो है दोनों की दिशा को विपरीत दर्शाता है। तो ये आपके पास हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि समान दूरी पर विद्युत द्विध्रुव से अक्षीय और निरक्षीय बिंदु पर तीव्रता में क्या संबंध है, तो दोनों सूत्रों का भाग लगा दो, ई निरक्ष का और पहले निकाला था ई अक्ष का, तो ये सारी चीजें कट जाएगी, केवल 2 बचेगा। तो ई निरक्ष बराबर होगा, सॉरी ई अक्ष बराबर होगा 2 इंटू ई निरक्ष, ई अक्ष बटा ई निरक्ष बराबर 2, तो ई अक्ष बराबर होगा 2 इंटू ई निरक्ष। अगर बराबर दूरी पर अक्षीय बिंदु और उतनी दूरी पर निरक्षीय बिंदु होगा, तो यहां पर जितनी तीव्रता होती है उसकी तुलना में निरक्षीय बिंदु पर तीव्रता दुगनी होगी। क्लियर? तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। मैंने आपको जो नोट्स भेज रखे हैं उसमें अगर ये वाला तरीका है, घटकों में विभाजन का भी है। अगर हम तीव्रता निकालने का एक तरीका और है कि इसको हम घटकों में विभाजित करके और ऊर्ध्वाधर घटक आपस में निरस्त हो जाते हैं और क्षैतिज घटक आपस में जुड़ जाते हैं, वो भी है। और दूसरा समांतर चतुर्भुज के नियम को, सदिश संयोजन के समांतर चतुर्भुज नियम को लगाने वाला तरीका ये वाला है। तो इस तरीके से आप आसानी से समझ सकते हो। तो क्लियर है? फिर हम अब कल आगे विद्युत फ्लक्स या उनसे संबंधित चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। गाउस प्रमेय को भी कल ही समझाऊंगा मैं, और विद्युत फ्लक्स को भी कल ही समझाऊंगा मैं। दोनों ही टॉपिक एक साथ एक ही वीडियो क्लास में समझाऊंगा, अटेंड जरूर करें। ठीक है, याद कर लेना इसको। अगर मुझे पता चला कि आप लोग साथ साथ याद नहीं कर रहे हो तो ध्यान रखना, क्योंकि अभी तो स्कूल नहीं खुल रहे हैं, कुछ दिनों में स्कूल भी खुल जाएंगे। और कहां जाओगे? आओगे तो मेरे सामने। तो याद घर पर पड़े रहने से बेहतर है उसको याद भी करते हुए चलो, नहीं तो आप मुझे अच्छी तरह से जानते हो, नहीं जानते तो जान जाएंगे। ठीक है, गुड बाय।